नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों का स्वागत है। 2000 पीआरक्यूज की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम पीआरटी 15 मार्च प्रश्न पत्र से मैथ और रीजनिंग के सभी 32 प्रश्नों का सटीक हल देखेंगे। और साथ में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीआरटी की दो प्लेलिस्ट आपके लिए, एक 2000 जीएस पीआरक्यूज की एक अनोखी प्लेलिस्ट है जिसमें आपके पीआरटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे रखा गया और वो सभी के सभी प्रश्न बीपीएससी टीआरई में 1 से लेकर टीआरई 3 तक पूछे गए हैं। और साथ में जो है आपका मैथ और रीजनिंग का अलग प्लेलिस्ट है और दोनों प्लेलिस्ट आपको लिंक में दे दिए जाएंगे। साथ में आपको जो है पीआरटी से रिलेटेड आपको बिहार स्पेशल वगैरह जो भी है नोट्स हैं तो ये आपको टेलीग्राम लिंक से वहाँ से मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप ज़रूर देख लें। और साथ में जो है करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम में अपलोड की गई है परसों, और इसके अलावा आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। साथ में एनसीईआरटी नोट्स आपको भूगोल और साइंस के दिए गए हैं। आते हैं पहले प्रश्न पे। रीजनिंग का प्रश्न है पहले, इसके बाद हम फिर जो है जिस क्रम में उसी क्रम में हम देखते हैं। पहला प्रश्न, वह युग्म चुनिए जिसमें शब्द भिन्न प्रकार से संबंधित हों। तो यहाँ पे अगर देखा जाए विकल्प में देखा जाए तो शराब और अंगूर, ठीक है। तो शराब और अंगूर की अगर हम बात करें तो अंगूर से शराब बनता है, ठीक है। तो अंगूर से शराब बनता है और इस चीज़ को क्या प्रसंस्करण बोलते हैं, ठीक है। प्रसंस्करण का मतलब होता है प्रोसेसिंग। जैसे आटा होता है, ठीक है, गेहूँ होता है, तो गेहूँ से क्या बनता है, गेहूँ से आटा बनता है, ठीक है। तो गेहूँ से आटा बनता है। तो उसी प्रकार जो देखा जाए चमड़े से जूता बनता है, चमड़े से जूता बनता है, अंगूर से शराब बनती है, लेकिन फसल से गेहूं बनती है, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो ये भिन्न प्रकार से संबंधित नहीं है। यहाँ अगर होता कि जो है गेहूं से आटा बनता है तब सही था, लेकिन यहाँ फसल से गेहूं बनता है तो ये गलत है, ठीक है। ये प्रसंस्करण का या प्रोसेसिंग का एग्जाम्पल नहीं है। क्लियर हो गया आपको? तो आपका आंसर है गेहूँ और फसल, ठीक है। तो ये संबंधित नहीं है। तो क्लियर है आपको। और इस आपको इंग्लिश वाले प्रश्न पे आप जाएंगे तो वहाँ पे पूछा गया था चूज़ द पेयर इन विच वर्ड्स आर डिफरेंटली रिलेटेड, ठीक है। तो जिसमें अलग अलग रिलेटेड है, जो आपस में संबंधित नहीं है, तो इसमें आपको ये पता करना था कि कौन सा आपस में संबंधित नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हिंदी थोड़ा गड़बड़ दिया गया तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे गेहूँ और फसल संबंधित नहीं है इस प्रकार, जिस प्रकार अंगूर और शराब संबंधित है, चमड़ा और जूता संबंधित है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से विषम संख्यात्मक युग्म समूह चुनिए, ठीक है। तो यहाँ पे विषम संख्यात्मक युग्म चुनना है। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो 80 और 50, 32 और 13, 54 और 27। हम अगर गौर करें तो 32 क्या है, सम संख्या है, 13 क्या है, विषम संख्या है, 54 क्या है, सम संख्या है, 13 क्या है, विषम संख्या है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये भी सम संख्या और ये भी सम संख्या है। तो इस प्रकार हम देखेंगे तो ऑड कौन सा हुआ, मतलब अलग कौन सा हुआ, तो ये दोनों तो सेम तरीके के हैं, ये अलग हुआ तो आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 80-50 यहाँ पे विषम संख्यात्मक युग्म या समूह है। क्लियर है आपको? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दी गई श्रृंखला से गलत संख्या ज्ञात कीजिए। और इस प्रश्न की अगर बात करें तो दो प्रश्न है। ये पहला प्रश्न है जिस पे डाउट है, ठीक है। डाउट इस वजह से है कि यहाँ पे एक प्रॉपर पैटर्न नहीं दिया गया है, ठीक है। तो अगर हम कई तरीके से देखेंगे तो हमारे कई आंसर हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ का जो देखा जाए, अब यहाँ पे 40 है, 96 864 है। एक तरीका हो सकता है आपको देखने का कि जो है आपने यहाँ पे रीजनिंग लगाया कि जो 40 है, ठीक है, 40 हम कैसे मिलेगा, तो 6 का स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो 6 छक 36 40, और 96 में कैसे मिलेगा, ये 10 का स्क्वायर लेकिन -4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं बन पाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें 96 को और 864 को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो 96 है, 96 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 12 8 96, 864 है, 864 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 12 × 72। इसका मतलब यहाँ पे कॉमन हमारे पास क्या है, 12, ठीक है। उसी प्रकार 40 में हमें नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें आंसर मिल सकता है। हालांकि अगर ये पैटर्न थोड़ा और बड़ा होता, कम से कम 4 से 5 संख्याएं होती, तो हमें एक जो है अतिरिक्त आइडिया लग जाता। तो इस प्रश्न का आंसर अगर देखा जाए तो 40 आ रहा है, लेकिन फिर भी ये डाउटफुल है, ठीक है। और कारण आपको बता दिया हमने कि यहाँ पे 3 ही आपके पास संख्याएँ दी गई थी, इस वजह से। आगे बढ़ते हैं। एक दौड़ में मोहन नमित से तेज़ दौड़ा और ओम पवन से तेज़ दौड़ा। और साथ में अगर इस प्रश्न में अगर किसी साथी को अगर यहाँ पे कोई लॉजिक सही मिलता है, ठीक है, कि कौन सा गलत संख्या होगा, तो वो जो है ज़रूर बताएं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका एक दौड़ में मोहन नमित से तेज़ दौड़ा। तो मोहन की बात कर रहे हैं, तो मोहन किससे तेज़ दौड़ा है, तो मोहन नमित से तेज़ दौड़ा है, और ओम पवन से तेज़ दौड़ा है। तो ओम यहाँ पे किससे तेज़ दौड़ा है, ओम पवन से तेज़ दौड़ा है।
यदि नमित और ओम बराबर थे, ठीक है, तो नमित और ओम बराबर कर दीजिए, तो नमित और ओम बराबर कर दीजिए, और ओम पवन से तेज दौड़ा था, तो दौड़ में प्रथम कौन आया होगा, तो जाहिर सी बात है मोहन पहले रहा होगा। ठीक है, आसान प्रश्न है, तो आंसर आपका मोहन है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, मोहन नमित से तेज दौड़ा, ओम पवन से तेज दौड़ा, लेकिन नमित और ओम बराबर हैं, जब ये बराबर हैं तो सबसे तेज ये दौड़ा और सबसे स्लो पवन दौड़ा। आगे बढ़ते हैं, अपने घर से निकलकर कमला दक्षिण दिशा में 50 मीटर गई, फिर बाएं मुड़कर 60 मीटर गई, फिर पुनः दाएं मुड़कर 30 मीटर चली। अब उसे अपने घर सीधे पहुंचने के लिए कितने मीटर चलना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, और इस प्रश्न का जो आंसर है वह है 100 मीटर। आइए देखते हैं कैसे, बहुत ही बढ़िया प्रश्न था ये। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या कहा गया है कि कमला, ठीक है, तो कमला दक्षिण दिशा में गई है। ये मान लीजिए उसका घर है, दक्षिण दिशा नीचे की तरफ आएगा, उत्तर दिशा जब बात करेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो दक्षिण दिशा मतलब नीचे की तरफ जाना है, तो नीचे कितना गई हैं, 50 मीटर गई हैं। उसके बाद फिर ये बाएं मुड़ गई हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि आप इधर इस रास्ते से आ रहे हैं, तो आपका बायां किस साइड पड़ेगा, इस साइड पड़ेगा, और आपका दायां इस साइड पड़ेगा। ठीक है, तो बाएं मुड़ गई, यानी कि यहाँ से बाएं मुड़ गई, और बाएं मुड़ के कितना चली है, 60 मीटर। ठीक है, फिर उसके बाद अब यहाँ पर आप खड़े हैं, आप देखिए, ठीक है, आप ऐसे हाथ से भी चेक कर सकते हैं कि इस साइड आपका लेफ्ट पड़ेगा और इस साइड आपका राइट पड़ेगा, इधर आपका बायां पड़ेगा, इधर आपका दायां पड़ेगा। तो इधर दाएं कितनी चली है, तो पुनः दाएं मुड़कर 30 मीटर चली हैं, 30 मीटर चली हैं। अब उसे अपने घर सीधे पहुंचने के लिए प्रश्न पूछ रहा है कि अब उसे अपने घर सीधे पहुंचने के लिए जो है कितनी मीटर चलना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए अगले फिगर में, ठीक है, तो यह रास्ता था, 50 मीटर चली, ठीक है, फिर उसके बाद 60 मीटर चली, फिर नीचे 30 मीटर। अब यहाँ से अपने घर पहुँचने के लिए इनको ये रास्ता सबसे आसान पड़ेगा, इनको सबसे कम पड़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 60 था तो यहाँ भी 60 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 30 था तो यहाँ भी 30 हो जाएगा, ऊपर 50 था नीचे 30 था, तो हमें एक ट्रायंगल मिल रहा है। ठीक है, एक ट्रायंगल मिल रहा है जिसका एक साइड 50 और 30 80 है, नीचे वाला साइड 60 है। ठीक है, तो हमें अब ये पता करना है, यही तो एक रास्ता है जो अपने घर पहुंच सकती है कमला। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इसको, ठीक है, ध्यान से देखिए, 6 8 10, 6 8 10 आपको पता है कि पाइथागोरस का ट्रिपलेट होता है। इसका मतलब होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, एक साइड 6 हो एक 8 हो तो तीसरी साइड 10 हो जाती है। ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट थे 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर से। उसी प्रकार हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 60 80 100 भी एक ट्रिपलेट है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो यहाँ पे एक साइड 60 है, दूसरा 80 है, तो तीसरा अपने आप 100 हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसको आपको निकालना है कि तीसरा कितना होगा, तो एक 60 है दूसरा 80 है। ठीक है, तो यहाँ पे इस साइड को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर 3600, 80 का स्क्वायर 6400, जोड़ देंगे तो 10,000 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए AC था तो AC स्क्वायर बराबर 10,000 आ गया, तो AC बराबर आपका 100 आ जाएगा। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, आसान प्रश्न था, बस आपको फिगर बनाना यहाँ पे आना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी एक वर्ष में मई 25 को रविवार है तो उसी वर्ष में दिसंबर 25 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। आइए इस प्रश्न को समझते हैं, और इस प्रकार के प्रश्न आपको गलत नहीं करने हैं। साथ में आपको कैलेंडर का भी चैप्टर पढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि अब कैलेंडर से प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करें 25 मई। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 25 मई की बात कर रहा है, 25 मई से लेना है 25 दिसंबर तक। अब हम आपसे पूछे कि 25 मई में 25 तो मई तो ख़त्म हो गया, अब 31 मई तक कितने दिन बचेंगे, तो आप कहेंगे 6 दिन बचेंगे। ठीक है, तो ये 6 दिन आप यहाँ नोट कर लेंगे, विषम दिन हो गए आपके, 25 तक नहीं ले सकते आप, 25 के आगे 26 27 28 29 30 31 ले सकते हैं, तो 6 दिन ही हो गया। जून महीने में हम आपसे पूछे किसमें कितने विषम दिन होंगे, तो विषम दिन निकालने के लिए हम 7 से डिवाइड कर देते हैं। 30 दिन होते हैं जून में, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 2। तो इसका मतलब 28 दिन तो फिक्स हो गए आपके हफ्ते के, लेकिन 2 दिन एक्स्ट्रा बच गया, जो 2 दिन एक्स्ट्रा बच गया वही आपका विषम दिन है। 2 यहाँ नोट कर लिया। जुलाई में इसी प्रकार 3 दिन मिल जाएंगे, अगस्त में भी 3 दिन मिल जाएंगे, सितंबर में 2 दिन, अक्टूबर में 3 दिन, नवंबर में 2 दिन, और फिर दिसंबर में आपको जो है 25 है। ठीक है, 25 तारीख तक ही देखना है, 25 दिसंबर तक देखना है। तो आप क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 तारीख 21 और 4 बचेगा रिमाइंडर आपका। जो 4 रिमाइंडर बचा वो 4 यहाँ विषम हो गया। कुल विषम दिन कितने हो गए, 25 दिन। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो 25 को 7 से फिर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जितना भी दिन आता है उसको हम फिर से 7 से डिवाइड कर देते हैं, ताकि जो
बराबर होने वाली चीज़ें हैं वो बराबर हो जाए, जैसे हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 7 दिन के हिसाब से बराबर हो जाए, तो जो बचेगा उतना ही विषम दिन पे आपको काम करना रहेगा। 4 यहाँ पे आया आपका रिमाइंडर, ठीक है, 25 को 7 से डिवाइड करने पर। इसका मतलब क्या हुआ कि 25 मई को रविवार था, दिया गया है प्रश्न में, तो 25 दिसंबर को क्या रहा होगा, रविवार में 4 जोड़ दीजिए। यहाँ रिमाइंडर 4 आया, रिमाइंडर 5 आया तो 5 जोड़ते, 2 आता तो 2 जोड़ते, जितना आया उतना जोड़ दीजिए। तो रविवार में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, तो आपका आंसर हो गया गुरुवार। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। और आप लोग को क्लास अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे हम आपके लिए जो है और भी क्लासेस लेके आ सकें। फिर प्रश्न है, एक कूट भाषा में कालीकट को 825 1896, दिल्ली को 735 41 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में कलकत्ता को कैसे लिखा जाएगा? आइए देखते हैं इस प्रश्न को। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो यहाँ पे नंबर दिया गया है, जो संख्याएं दी गई हैं वही आपको यहाँ उतार देना। जैसे कल CAL में देखेंगे तो 825 है, 825 आपने उतार दिया, ठीक है। CUT में 896 है, 896 आपने यहाँ उतार दिया। फिर TA में, T में कितना 6 है, A में कितना है, तो A में 2 है, ठीक है। यहाँ से तो आप सिंपल में उतार दिया, आपका आंसर आ गया, और कुछ नहीं करना था इस प्रश्न में। और दिल्ली का आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था, आपका आंसर तो कालीकट से ही आ जाना था। प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। PQRST एक कमरे में वृत्त में बैठे हैं, सर्किल में बैठे हैं। P का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ है तथा S का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ है। Q और T क्रमशः P और S के सामने हैं, R S Q के मध्य है, समान दूरी पर है। R का मुंह किस दिशा में है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, आइए देखते हैं इसको। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको पहले दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट होता है, ठीक है, उत्तर पश्चिम। और वेस्ट और जो है दक्षिण के बीच में, पश्चिम और दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम हो गया आपका। उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व, और जो है दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व। अब यहाँ पे प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। ये एक टेबल है, वृत्त है, ठीक है, वहाँ पे एक सर्कुलर टेबल है जिसमें वो बैठे हैं। और ध्यान रखिए, जब भी बैठेंगे तो सेंटर की तरफ बैठेंगे, सेंटर की तरफ मुँह करके बैठेंगे। और यहाँ पे हम बात करें, अगर बोला गया है कि P का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ है, ठीक है। अब दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी होगी, तो आप कहेंगे ये वाली दिशा होगी, ठीक है, ये वाली दिशा होगी। अगर इस तरफ मुंह करके बैठा है तो P कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो ध्यान रखिएगा, P यहाँ होगा तभी तो इस तरफ मुंह करके बैठा होगा, P यहाँ होगा तभी तो दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठा होगा, ठीक है। फिर दूसरा चीज़ आपका क्या कहा है कि S का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है। अगर S का मुंह दक्षिण पूर्व तो दक्षिण पूर्व इधर है, ठीक है। तो यानी S का जो पोजीशन रहा होगा यहाँ पे रहा होगा, दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ये बैठे हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोलना है, ध्यान से देखिए कि Q और T P और S के सामने है, तो यानी Q P के सामने है, ठीक है, और T जो है S के सामने है, जस्ट अपोजिट है। और साथ में और क्या दिया गया है कि R S और Q के मध्य समान दूरी पर, R S और Q के मध्य समान दूरी पर है, तो इसका मतलब बीच में होगा ये। अब यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा गया कि R का मुंह किस दिशा में होगा, तो ध्यान से देखिए आप, जो है ये आपका, ठीक है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो R यहाँ पे है, R मुख सेंटर की तरफ मुख करके बैठे होंगे इधर की तरफ, तो इधर आपका कौन सी दिशा है, तो आप कहेंगे पूर्व दिशा, ठीक है। तो पूर्व दिशा की ओर R का मुख होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। लड़कियों की एक पंक्ति में कविता बाईं तरफ से 9वीं है और गौरी दाईं तरफ से 16वीं है। यदि वे अपने स्थानों की अदला बदली कर ले तो कविता बाईं तरफ से 25वीं हो जाती है। और पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं ये आपको बताना है। आइए प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। कविता बाएं से 9वें स्थान पर है, ठीक है, और गौरी दाएं से जो 16वें स्थान पे है। कह रहा कि अब स्थानों की अदला बदली कर लेती हैं तो कविता बाईं तरफ से 25 हो जाती हैं, यानी जो ये 16 वाला स्थान गौरी का था पहले, इसके जगह पे अब कौन आ जाएगा, तो 25वें स्थान पे काव्य आ जाएगी, लेकिन बाएं तरफ से, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, 25 यहाँ पे थे, अगर गौरी यहाँ से 16 नंबर पे थी तो इधर कितने बच्चे रहे होंगे, तो आप कहेंगे 15, ठीक है। अगर 15 लड़कियाँ रही होंगी और इधर से बाएँ से जो है काव्या 25 पे है, तो इसका मतलब कुल कितने लड़कियाँ रहेंगी, तो 25 ये और साथ में 15 ये, ठीक है। और 16वां क्यों नहीं लेंगे हम, क्योंकि 16 की जगह पे काव्य खुद आ गई, यानी 25 ये होगा, 15 ये होगा, तो 25 15 40, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, बोला गया है कि जो है ये बायां आपका, ये आपका दायां है, ठीक है। और बोल रहा है काव्या बाएं से 9वें स्थान पे है, बाएं साइड से देखेंगे तो 9वें स्थान पर है, क्लियर है। गौरी दाएं स्थान से, दाएं से आएंगे तो गौरी जो है 16वें स्थान पे है, क्लियर है। अब इसके बाद बोला गया कि अदर अपने स्थानों की अदला बदली कर लें, यानी गौरी चली जाए यहाँ पे, काव्या चली जाए यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि कविता बाईं तरफ से 25वें नंबर पे आ जाएगी,
काव्या बाएं स्थान से, बाएं साइड से आपका ये 25वें नंबर पे आ जाएगी यहाँ पे। और स्थान ये चूंकि किसका लेगी, गौरी का, तो यानी गौरी अभी 16वें स्थान पे थी, वो अब काव्या का 25वां स्थान होगा बाएं तरफ से। अब ये 25वां पे होगा। अब आप बताइए कि गौरी है यहाँ पे 16वें नंबर पे थी इस साइड से, दाएं साइड से, तो इससे पहले कितनी लड़कियाँ रही होंगी, तो आप बोलेंगे 15 लड़कियाँ। अब 15 लड़कियाँ ये रही होंगी, साथ में जो है गौरी का स्थान ले लिया है काव्या ने, और काव्या ने ले लिया है तो 25वें नंबर पे काव्या है, तो 25 और ये और 15 ये, तो आपके 40 लड़कियाँ कुल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुल पंक्ति में कितनी लड़कियाँ बैठी होंगी, 40। आगे बढ़ते हैं, और इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं कि काव्या का बदला हुआ स्थान, गौरी का पहला स्थान, और उसमें से 1 माइनस कर देंगे, ऐसे भी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। यहाँ बोला गया कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a² होता है, तो यह बात बिल्कुल सही है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके तीनों भुजाएं बराबर हो, ए माना जाता है। ठीक है, और इसके क्षेत्रफल को कैसे दर्शाया जाता है, √3/4 a²। फिर वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, तो ये भी आपको पता है। ठीक है, बहुत आराम से कि r रेडियस का जो है, त्रिज्या का जो है जो क्षेत्रफल होता है वृत्त का, वो πr² बराबर होता है, तो a बराबर πr² होता है, ये भी सही है। ठीक है, अब तीसरा देखें, त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/2 a² होता है, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/2 a² किसी भी केस में नहीं होता, तो ये आपका गलत है। ठीक है, तो यही आपका गलत कथन है। यहाँ पे आपको असत्य छांटना था, तो ये आपका असत्य कथन हो गया। क्लियर है आपको, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ये नहीं हो सकता, तो ये गलत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है, एक वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का दुगुना है, वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, आइए देखते हैं। बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए। बोला गया है वृत्त का क्षेत्रफल, परिधि जो वृत्त की परिधि है उसका कितना है, 2 गुना है। ठीक है, यानी एरिया बराबर 2 गुना है परिधि के। ठीक है, एरिया बराबर 2 टाइम्स सर्कमफ्रेंस। एरिया का फार्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, πr², और 2 टाइम्स जो है परिधि का कितना होता है, तो 2πr होता है। तो यहाँ पे हमने पाई कट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ बचा r², यहाँ बचा 2 × 2r, और फिर r बराबर 4 हो गया, तो सिंपल में आ गया आपका आंसर r बराबर 4। त्रिज्या आपकी जो है जो वृत्त की कितनी आ गई, 4 आ गई। आगे बढ़ते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 के बिना दोहराव के प्रयोग से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो यह प्रश्न हमने कल भी आपको कराया था। ठीक है, और वहाँ आपको बताया था, TRE1 में आपको कराया था, और वहाँ पे आपको बताया था कि 15 मार्च को पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं कि प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, रिपीट प्रश्न होते हैं, तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आंसर पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट के साथ में। और यहाँ पे बात करें तो इसका आंसर ई है, आपको पता भी है जिन लोगों ने देख रखा है। और यहाँ पे बात करें तो अगर जो है दोहराव के साथ में लिया जाएगा तो 120 आएगा। ठीक है, 5 फैक्टोरियल माना जाता है। 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 तक जाएंगे, जितनी भी संख्या है उसको 1 तक मल्टीप्लाई कर जाएंगे। अब यहाँ पे जो है बिना दोहराव के पूछा तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 24 आ जाएगा, और उस 24 को 120 में से माइनस कर देंगे, यानी 96 हमारा बिना दोहराव के हम इतनी संख्याएं बना सकते हैं। डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। फिर प्रश्न आपको नीचे दी गई आकृतियों में से लुप्त संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न का भी आज लॉजिक समझ लीजिए। ठीक है, और इस प्रश्न का जो आंसर है 81,9 है, कैसे है इसको आप जान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे किया क्या गया है, तो ध्यान दीजिए। यहाँ पे किया क्या गया है, तो यहाँ पे 64 है, 16 है, 36 से 12 है। ठीक है, तो 64 से 16 लाया गया है, 36 से 12 लाया गया। आइए देखते कैसे लाया गया है। तो 64 में क्या किया गया, 6 और 4 को जोड़ दिया गया है। ठीक है, दोनों जो है संख्याओं को जोड़ दिया गया। 6 4 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 10। फिर उसमें पहली संख्या फिर से ऐड कर दी गई, यानी 10 6 16। क्लियर है। फिर 36 में क्या किया गया है, तो 3 + 6 9। ठीक है, और 9 में फिर पहली संख्या यानी 3 को जोड़ दिया गया है, तो 9 3 12 हो गया। तो 36 से 12 आ गया, 64 से 16 आ गया। क्लियर है आपको। अब देखिए ध्यान से, 25 से 25 है यहाँ पे, अगर 25 है तो इसका मतलब 2 + 5 7 हुआ होगा, और फिर वापस से 2 जुड़ गया होगा, तो आ गया होगा 9, यानी यहाँ पे आएगा आपका 9। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए, अब जैसे बाई ऑप्शन हमने देख लिया 81 था, वैसे ही रख लेते हैं, या उसको इसी प्रक्रिया को उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ पे 81 और 9 हमने लिया था। ठीक है, 9 आपका ऑप्शन में जहाँ जहाँ दिया गया था, देखिए जैसे 9 यहाँ पे आपके दिया गया था, यहाँ दिया गया था। ठीक है, अब हमने 81 रख लेते हैं। 81 पे जब हम रखेंगे तो क्या करेंगे, 8 और 1 9, 8 1 9, 9 हो गया, और 9 + 8। ठीक है, पहली संख्या फिर से जुड़ गई तो 17, तो 17 आ गया। तो इसका मतलब आपका आंसर है 81, 9। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, और इस प्रश्न में काफ़ी लोग जूझ भी रहते। ठीक है, लेकिन यह प्रश्न जो है कई बार एग्ज़ाम में लॉजिक नहीं लगता है। ठीक है, और रीज़न यही होता है कि हम उस हिसाब से प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको पूरा प्रॉपर सॉल्व कर दिया है। ठीक है, जैसा आपको बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। एक कूट भाषा में मिल्टन को LMR GJK और माउस को
CQSM MK लिखा जाता है, तो उसी भाषा में टेकन को कैसे लिखा जाएगा। इस प्रश्न में भी आप काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किए होंगे। आइए देखते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे मिल्टन में M का पोजीशन 13 है, I का 9 है, L का 12 है, T का 20 है, O का 15 है, N का 14 है। ठीक है, अब इसको लिखा गया LMRJGK। ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो पहला और आखिरी में रिलेशन है, ये 13 है तो ये 11 है, ये 14 है तो ये 12 है। ठीक है, क्या हुआ है, जस्ट -2 कर दिया गया है। ठीक है, ऊपर से नीचे आने पे -2 कर दिया गया है, डायगोनल यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें, ध्यान से देखिए यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान से देखिए तो यहाँ O 15 था, तो यहाँ पे जो है O से M आ गए हम, 13 आ गया, फिर 20 था, T था, तो 20 से हम क्या आ गए, 18 आ गए। ठीक है, उसी प्रकार 12 था तो 12 से 10 आ गए, और I जो है 9 था तो 9 से हम 7 आ गए। इसी प्रकार से आपको टेकन में भी देखना है। ठीक है, अब टेकन में ध्यान से देखिए आप, तो T का हम अपोजिट जाते हैं R की तरफ। ठीक है, तो T 20 है तो R 18 होता है, तो हमारा R आ गया, और फिर N 14 होता तो L ये हो गया। ठीक है, तो L और R अगर हम विकल्प में देखेंगे तो हमारे पास एक ही ऑप्शन में है जहाँ पे L और R है। ठीक है, यानी LCIYR। ठीक है, तो ये आपका आंसर भी मिल गया, और साथ में आप पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका आ जाएगा LCIYR। ठीक है, इसी फार्मूले से रख के -2 आपको कर देना है। आगे बढ़ते हैं, समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए दी गई श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। तो यह भी प्रश्न काफ़ी टिपिकल रहा, और जो आपको मैंने पहला शुरुआत में जो आपको बताया गया था 40, 96, 864 वाला, उसमें डाउट है, और साथ में इस प्रश्न में भी डाउट है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो C का पोजीशन जो है, ठीक है, C का पोजीशन 3 होता है, L का 12 होता है, D का 4 होता है, H का 8 होता है, B का 22 होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो अगर जैसे हमने P मान लिया कि P हमारा आंसर है, तो P का पोजीशन 16 होता है, तो यहाँ पे देखेंगे तो 12, 4, 16 हो रहा है, 16, 6, 22 हो रहा है। कुछ संबंध मिल तो रहा है, लेकिन यहाँ से 3 से 4 हो रहा है, 4 से 8 हो रहा है। ठीक है, और इस प्रकार जो विकल्प रखने पे कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो या तो इस प्रश्न का ऑप्शन ई होगा, ठीक है, या तो फिर कोई और अनदर लॉजिक लगेगा। तो इस प्रश्न का भी जो है डाउटफुल है, और अगर किसी साथी को यह प्रश्न सॉल्व हो गया तो ज़रूर बताएं। ठीक है, लेकिन वो लॉजिक वैलिड भी होना चाहिए। ठीक है, कई बार बीपीएससी क्या करता है, ऐसा प्रश्न देता है जो सॉल्व ही नहीं हो सकता, फिर उसका आंसर ई हो जाता है। अगर किसी साथी ने इसको सॉल्व किया तो ज़रूर बताएं। ठीक है, और यहाँ पे हमने जब एग्ज़ाम में सॉल्व किया था तो पी रख के सॉल्व किया था। ठीक है, और यहाँ पे हमने आंसर माना था, लेकिन पूर्णतः सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। आगे बढ़ते हैं, एक वस्तु के क्रय मूल्य 900 पर 20%, 30%, 40% की क्रमिक छूट मिलती है, डिस्काउंट मिलता है, छूट के बाद वस्तु की कीमत कितनी होगी। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है, आइए देखते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 20% दिया गया, 30% दिया गया, 40% दिया गया। अब आप बताइए, अगर 20% डिस्काउंट दिया जाएगा तो कितना बचेगा, 80%। 30% डिस्काउंट दिया गया तो कितना बचा, 70%। 40% अगर डिस्काउंट दे दिया गया तो कितना बचा, 60%। यानी इतना दाम उसको देना पड़ेगा। छूट देने के बाद वस्तु की कीमत कितनी होगी, तो 900 रुपये तो इनिशियल प्राइस है, उसमें हम 80%, 70% और 60% ले लेंगे, क्योंकि 20% डिस्काउंट दे दिया गया, 30% डिस्काउंट दे दिया गया, 40% डिस्काउंट दे दिया, तो उतना माइनस कर देंगे। ठीक है, अब 80% को 80/100, 70 को 70/100 लिख के हमने सॉल्व किया। ठीक है, और सिंपल में हमारा 3024/10 आ गया, 302.4 आपका आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग है। बहुत आसान प्रश्न था, लेकिन काफ़ी साथियों ने इसको गलत कर दिया। रीज़न क्या था गलत करने का, तो कई लोगों ने जो है इसको मान लिया 1, 2, 3, 5, 7। ठीक है, जबकि एक आपका अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये आपका गलत है। अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती, 2 से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती, 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, फिर 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 11 आता है। 11, 7, 18, 18, 5, 23, 23, 3, 26, 2, 28। तो आपका 28 आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे 3 संख्याएं 3, 4, 5 के अनुपात में है, और उनका एलसीएम 2400 है। उनका एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, तो 3 संख्याएं 3, 4, 5 के अनुपात में, उनका एलसीएम 2400, उनका एचसीएफ पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को, बढ़िया प्रश्न है ये। अब यहाँ पे देखिए कि अगर आपके पास मान लीजिए 3 संख्याएं हैं, ABC मान लिया हमने। ठीक है, कि ABC हैं, 3 संख्याएं हैं, तो उनका एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो उनका एचसीएफ हम x मान लेते हैं। एचसीएफ हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो संख्याएं हम क्या बना सकते हैं कि अगर एचसीएफ उसका x है तो संख्याएं हमारी ax हो सकती हैं, bx हो सकती हैं, cx हो सकती हैं। x से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारी संख्याएं हो जाएंगी। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, एलसीएम यहाँ पे दिया गया कितना, 2400 दिया गया। ठीक है, एलसीएम बराबर क्या होता है कि जो रेशियो दिया गया, रेशियो आपका ABC दिया गया था। ठीक है, रेशियो ABC दिया गया था। अब यहाँ पे ABC का हम क्या करेंगे, लासा लिखाएंगे। ABC का ध्यान दीजिएगा, जो रेशियो दिया गया है
संख्याओं का, उसका हम लासा निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे और उसमें से जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम एचसीएफ को, यानी एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें एलसीएम पूरा तीनों संख्याओं का एलसीएम निकल के आ जाता है। तीनों संख्याओं का एलसीएम आपको 2400 दिया गया है। अब लासा ABC का निकालें हम 3 4 5 का, 3 4 5 आपकी संख्याएँ हैं तो आपका 60 आ जाएगा। ठीक है, और एक्स आपका एचसीएफ है ही, तो यहाँ पे इसकी जगह पे 60 आ गया, इधर एक्स आ गया, एचसीएफ निकालना है तो एक्स को हम डिवाइड कर लिए इधर। ठीक है, ये आपका x बराबर 40 आ गया और 40 आपका एचसीएफ हो गया। ठीक है, क्लियर है। एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। ABC 3 संख्याएं हैं। ठीक है, हमने इनका एचसीएफ मान लिया, x मान लिया, तो संख्याएं आपकी AX BX और CX हो गई। अब इसके बाद क्या करते हैं कि जो ABC रेशियो है, ठीक है, अब एलसीएम तीनों संख्याओं का क्या होगा, अब तीनों संख्याएं तो दी नहीं गई, उनका अनुपात दिया गया है, तो उन अनुपात का एलसीएम निकालेंगे। जिन संख्याओं का अनुपात दिया गया है उनका अनुपात निकालेंगे और उसको हम एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा एलसीएम तीनों संख्याओं का आ जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला लगाया हमने, 60 आया, 60 यहाँ रखा, x यहाँ रखा और x बराबर 2400/60 यानी 40 आपका एचसीएफ आ गया। आगे बढ़ते हैं। 4036 को 0.04 से विभाजित करने पर प्राप्त क्या होगा, तो सिंपल सा प्रश्न है, डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, 0.04, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो 1000 हो जाएगा, यहाँ हटाएंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा तो नीचे एक जीरो बचा, यानी 4036/4। ठीक है, 4036/4 और यहाँ 10। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 1009 आ जाएगा, 1009/10 कितना आ गया, तो 100.9। आसान प्रश्न था। प्रश्न है आपका 0.000216 का घनमूल क्या होगा। ठीक है, तो कभी भी घनमूल आए तो आप सिंपल में ऐसे देख सकते हैं कि दिए गए विकल्पों में आपका आंसर क्या हो सकता है, तो यहाँ पे घनमूल किस में होता है, क्यूब रूट में होता है। ठीक है, और क्यूब रूट यानी कि 3 के उसमें। ठीक है, और इसमें आपको क्या करना रहता है कि जो है 3 के फॉर्म में बाहर निकालना रहता है। जैसे हम कहें कि आपका 27 है। ठीक है, तो 27 का क्यूब रूट घनमूल क्या होगा, तो 27 को आप बाहर निकालेंगे 3 3 3 के फॉर्म में, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, और इस 3 के जहाँ पे जब हम घनमूल लगाएंगे यहाँ पे 3 लिखेंगे, इसका मतलब घनमूल मतलब चढ़ा हुआ है, क्यूब रूट चढ़ा हुआ है, तो जब बाहर आएगा तो कितना आंसर आएगा, 3 आएगा केवल। ठीक है, यानी 3 की जगह पे हमें एक 3 मिला है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे कितनी संख्याएं दी गई, 6 संख्याएं हैं। ठीक है, डेसिमल के बाद 6 हैं, तो आपका जो आंसर आएगा वो डेसिमल के बाद 2 संख्याएं होनी चाहिए। तो डेसिमल के बाद 2 संख्याएं कौन सी है, तो 0.06। ठीक है, 0.0 नहीं काउंट करेंगे तो 0.06, तो डेसिमल के बाद आपको 2 संख्याएं जो होंगी वही आपका आंसर होगा। ठीक है, सॉल्व भी कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्यूब रूट यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, 0.216, इसको हम डेसिमल हटा लेंगे तो यहाँ हमें 10 के पावर 6 मिल जाएगा। ठीक है, अब 216 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 के पावर 3, और 10 के पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, तो 10 के स्क्वायर के पावर 3। बाहर कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा और नीचे 100 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर यानी कि 100, तो 6/100 0.06 ऐसे भी आपका आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 25 हो जाता है, तो उसने निकाली गई संख्या क्या है। बहुत ही आसान प्रश्न है। 5 संख्याओं का औसत 27 है, तो कुल योग कितना हो जाएगा, 27 × 5 = 35, 135। फिर एक संख्या हटा दी गई तो बची कितनी संख्या है, 4, औसत कितना हो गया 25, तो कुल योग कितना हो जाएगा 25 × 4 100। ठीक है, अब निकाली गई संख्या क्या होगी, तो इन्हीं का अंतर हो जाएगा। ठीक है, 135 और 100 का अंतर हो जाएगा, 135 और 100 का अंतर 35 आ जाएगा। बहुत आसान प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 34, 47, 29, 31, 33, 69 का माध्यक क्या है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी माध्यक निकालना रहता है तो आपको आरोही क्रम में संख्याओं को लिखना पड़ता है। आरोही क्रम में पहले संख्याओं को लिखिए, ये पहला तरीका है। हल इसका देख लेते हैं। आंसर आपका 37.5 है। माध्यक या मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले हम सीक्वेंस में लिखेंगे बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पे हमने बढ़ते क्रम में लिखा, सबसे छोटी संख्या 29, फिर उससे बड़ी 33, 34, 41, 47, 69। अब ध्यान से देखिए, 2 फार्मूले होते हैं कि n अगर विषम हो, n यहाँ पे क्या है, तो आप कहेंगे सम संख्या है। ठीक है, n बराबर 6 है तो n सम संख्या है। तो आप एक फार्मूला ध्यान रख लीजिए कि अगर n विषम होता है तो क्या होता है। अगर n विषम होता है तो हम माध्य कैसे निकालते हैं। ठीक है, माध्यिका कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, तो n + 1/2 यहाँ th लगा देंगे वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब होता है कि n + 1/2 यहाँ पे n का मान रखेंगे और वो जो पद आएगा उस पद, वहाँ जो पद होगा वही हमारा माध्यिका होगा। ठीक है, और जब सम होता है तो क्या होता है,
n का मान जब सम यानी इवन होता है, जैसे यहाँ पे प्रश्न में दिया गया 6, तो हम उस केस में क्या करेंगे, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म बटे में 2 कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब जैसे 6 यहाँ पे दिया गया है, n का मान 6 दिया गया है, तो हमने n की जगह 6 रखा, तो 6/2, 6/2 प्लस 1, तो ये आपका थर्ड टर्म आ गया, आपका फोर्थ टर्म आ गया बटे 2, ठीक है, थर्ड प्लस फोर्थ टर्म बटे 2, और थर्ड टर्म आपका कौन सा है यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये है, और चौथा टर्म कौन सा है, तो ये है। तो आप क्या करिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 34, 41, 75/2 आ गया, 37.5 आपका आंसर आ गया। अब ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। फिर प्रश्न, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, उनका एलसीएम क्या होना चाहिए। तो उनका एलसीएम ध्यान रखिए, जब दो सह अभाज्य संख्याएं होती है तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। तो अगर एचसीएफ पूछता है आपसे तो आपका आंसर 1 होता है, महत्तम समापवर्तक 1 होता है, ठीक है। अगर एलसीएम पूछेगा तो जो उसका गुणनफल हो जाएगा, संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा, वही आपका जो है एलसीएम हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 117। आसान प्रश्न है, बस आपको ध्यान रखना था, ठीक है, कोप्राइम सहभाज्य संख्याओं के केस में, ठीक है। तो एचसीएफ ए और बी का अगर कोप्राइम में सहभाज्य है तो 1 होगा हमेशा, और एलसीएम क्या होगा, तो ए और बी का गुणनफल, जो कि 117 दिया गया है। प्रश्न है, यदि 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/x बराबर 4 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान प्रश्न था, पहले आप 1/3 और 1 को जोड़ दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा, तो 1/3 प्लस 1/2 5/6 आ जाएगा, प्लस 1/x बराबर 4। 1/x बराबर क्या करेंगे, 4 माइनस 5/6, तो 6 चौक 24 माइनस 5 19/6 1/x, ठीक है। और x को उल्टा कर देंगे तो आपका 6/19 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 6/19 आंसर आ जाएगा। हल देख लेते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व कर दिया गया है सिंपल में, देख लीजिए आप, 6/19 आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक छात्र के अंक गलती से 63 के बजाय 83 दर्ज हो गए, इसी कारण से कक्षा के औसत अंक आधे से बढ़ गए। कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, 63 थे और 63 के बजाय 83 हो गए, तो कितना बढ़ा आपका, 20 बढ़ गया, ठीक है, 20 एक्स्ट्रा बढ़ गया। और इस कारण से औसत अंक कितना बढ़ गया, तो औसत अंक आधे से आधा बढ़ गया, ठीक है। और आधा बढ़ गया, आपसे कक्षा में छात्रों की संख्या पूछा है, तो यहाँ पे जो 1 का मान अगर आप निकाल लीजिए, ठीक है, आधे का मान 20 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान 40 हो जाएगा, ठीक है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो 1 का मान 40 है, यही आपके छात्रों की संख्या को दर्शाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको निकालना था, यही आपका शॉर्टेस्ट ट्रिक है। फिर से देख लीजिए, सही आपका दिया गया 63, गलत आपका 83 है, 20 अंक का फ़र्क है यहाँ पे, और ये औसत कितना बढ़ गया इसकी वजह से, आधे का। तो 1 का मान हम निकाल लेंगे 40, यही कुल संख्या होगी छात्रों की। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि यदि 5 के पावर x प्लस 3, 25 के पावर 3x माइनस 4, तो x का मान कितना है। तो ऐसे प्रश्न हमने आपको ऑलरेडी जीएस पार्ट सेकंड PIQs में कराए हैं, ठीक है। मैथ प्लेलिस्ट, आप मैथ और रीजनिंग प्लेलिस्ट में आप देखिएगा, तो वहाँ पे हमने ऐसे प्रश्न आपको कराए हैं, ठीक है। बहुत आसान से प्रश्न होते हैं, और ये देखते हैं हल इनका। तो 5 के पावर x प्लस 3 और इधर 25 के पावर 3x प्लस 4, हमने यहाँ 5 है तो यहाँ भी हमने 5 लाना पड़ेगा, सेम रहना चाहिए, तभी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर कर दिया हमने, 5 का स्क्वायर कर दिया तो 2 × 3x 6x हो गया, 2 × 4 -8 हो गया। क्लियर है, 5 बराबर है, ठीक है, आधार बराबर होगा तो घात भी बराबर हो जाएंगी, तो x प्लस 3 6x माइनस 8 के बराबर हो जाएगा। हम इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 11/5। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 1210 को ABC के बीच विभाजित किया गया ताकि AB 5:4 रेशियो में और BC 9:10 में आया, तो C को क्या मिलेगा, ठीक है। बढ़िया प्रश्न है, आइए देखते हैं इसका हल कि ABC तीनों को कितना मिलेगा। अब ध्यान से देखिए, AB को किस रेशियो में रखा गया, 5:4 में, BC को किस रेशियो में रखा गया, 9:10 में। अब जो खाली स्थान बचा, आप क्या करिए कि जो उसके पास की संख्या वही लिख दीजिए। अब इसे C नहीं पता था हमें, तो हमने 4 लिख दिया, 4 बगल में था, इधर 9 लिख दिया क्योंकि 9 बगल में था, ठीक है। तो जो बगल में रहेगा वही हम लिख देंगे। फिर से समझ लीजिए, A/B दिया था 5/4 और B/C, ठीक है, B/C कितना दिया था, 9:10। अब हम इस खाली स्थान में क्या भरेंगे, जो इसके पास में होगा। इसके पास में कौन है, 4, तो यहाँ हम 4 लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 9, ठीक है। आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 9 45, 4 9 36 40, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, 1200 को ABC में विभाजित किया गया है। ABC में अगर विभाजित किया गया, इसका मतलब ABC में कुल मिला के 1210 रुपये दिए गए होंगे, यानी A प्लस B प्लस C का मान कितना है, 1210। यही तो मतलब हुआ कि अगर 2 लोग को अगर हम 100 रुपये दे दें मिला के, तो इसका मतलब यही तो हुआ कि A प्लस B को हमने कितने दिए, 100 रुपये दिए, चाहे उनमें बांट दिया, बात करें, ठीक है, बात वही हुआ। तो आपका A प्लस B प्लस C बराबर 1210, A 45, B 36, C 40, जोड़ लिया तो 121 आया, 1210। 1 का मान हमें निकालना है, तो 1210/121 और 1 का मान आया हमारा 10।
जब एक का मान हमारा आ गया 10 तो सी का मान हमें निकालना है। तो सी का मान कितना 40 है, सी का मान 40 है तो 40 गुणे 10 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 10 कर लीजिएगा। तो 40 गुणे 10 कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 400, यानी 400 सी को मिला होगा। ए को कितना मिला होगा 45 है उसका, तो 45 गुणे 10 कर देंगे 450। बी का 36 है तो 36 गुणे 10 कर देंगे 360। ठीक है, तो इस प्रकार सी का पूछा तो आपका आंसर 400 आ जाएगा। बाकी ए बी का आपको निकाल के दिखा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई किसी धनराशि का मूल्य 40% तक बढ़ाने में कितना समय लगेगा। तो 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई किसी धनराशि। तो अगर आपको ध्यान हो, जिन्होंने भी हमारा मैथ का PIQ का प्लेलिस्ट सॉल्व कर रखा है अभी तक, उनको इस प्रश्न का आंसर पता होगा। वहाँ पे हमने GS पार्ट सेकंड में ऐसा प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, जो हमने आपको सॉल्व कराया था उस प्लेलिस्ट में ऑलरेडी, और ये प्रश्न रिपीट हुआ है, पहली बात। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, 100 रुपये जो है प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन है। ठीक है, और इसको बोल रहा है कि किसी धनराशि का 40% तक बढ़ाने में कितना समय लगेगा। 40% 100 का कितना होता है, आप कहेंगे 140, यानी 100 से 140 पहुँचाया जा रहा है कितने रेट पे, तो रेट है आपका 5%। और आपसे पूछा कितना समय लगेगा, कितने साल में पहुँचेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो 100 से 140 पहुँचा है तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, आप कहेंगे 40 रुपये। 40 रुपये यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, रेट इतना हो गया, फार्मूला लगा देंगे PTR वाला। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 8। आइए हल देख लेते हैं, और यह प्रश्न रिपीट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने SI बराबर PTR/100 रख दिया। SI का मान 40 और ये 100 T × 5। ठीक है, T निकालना है, टाइम निकालना। R का मान 5 है, सॉल्व किया 40/5, आपका आंसर आ गया 8 वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो घनों के आयतन का अनुपात 8:27 है, उनके सतह क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आइए देखते हैं इसको। अब देखिए, घनों का जो आयतन होता है, घन के आयतन का फार्मूला होता है A3। क्लियर है आपको। अब यहाँ पे दो घन दिए गए तो हम एक को मान लेते हैं A1, दूसरे को मान लेते हैं A2। ठीक है, उसका साइड A1 A2 मान लेते हैं। तो एक का जो वॉल्यूम होगा A1 क्यूब होगा, दूसरे का A2 क्यूब होगा। और यह कितना दिया गया 8:27। क्लियर है, 8:27 दो घन का रेशियो दिया गया है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, A1 क्यूब अपान A2 क्यूब, तो 8/27 हो जाएगा। और A1/A2 का मान कितना आ जाएगा, तो क्यूब रूट चढ़ेगा इधर 8 और 27 पे, तो 8 का 2 बाहर आएगा, 27 का 3 बाहर आएगा, तो 2/3 आ गया आपका मान A1/A2 का। फिर है घनों का क्षेत्रफल। घनों का क्षेत्रफल का आपका रेशियो पूछा है, अनुपात पूछा है। तो घनों का क्षेत्रफल कितना होता है, फार्मूला 4A²। ठीक है, या 4A²। ठीक है, 4A² मानिए चाहे 6A² मानिए, आपका आंसर एक ही आना, क्योंकि जो है कट जाएंगी संख्याएं आपस में। तो ये आपका A1² 4A2² अनुपात में रखा आपने, तो 4A1² अपान 4A2², तो 4 कट गया। अगर 6 मानते तो वो भी कट जाता। ठीक है, और यहाँ पे जो है ठीक, अगर 6 भी मानते तो भी कट जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपका फिर भी बचेगा कितना, A1² अपान A2²। तो घनों का क्षेत्रफल जो होगा A1/A2² हो जाएगा। A1/A2 2/3 हमने यहाँ निकाल रखा है, तो 2/3 का स्क्वायर कर देंगे तो 4/9, तो 4:9। इसका मतलब 4:9 में घनों का क्षेत्रफल आएगा आंसर। क्लियर है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है 4:9। आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको PRT से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह भी दिए गए हैं। फिर आते हैं प्रश्न, x बराबर 3 और y बराबर -2 है, तो 4px - 3y बराबर 12 का एक समाधान है, तो p का मान कितना होगा। सिंपल में आपको कुछ नहीं करना था, समाधान था तो इसी में आपको वैल्यू रख देनी थी। x का मान कितना दिया गया, तो 3 दिया गया। y का मान कितना दिया गया, -2 बराबर 12। तो ये हो गया 4 × 12p, और ये 3 दूना 6 -6। ठीक है, और ये बराबर 12, तो 12p, और ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये 12 हो गया, तो 12p बराबर कितना हो गया, 12 - 6 हो गया, और 12p बराबर 6 हो गया। p बराबर 6/12 हो गया, यानी कि 1/2 आपका आंसर आ गया। क्लियर है, तो आपका 1/2 आंसर हो गया। ध्यान से देख लीजिए इसको, हमने x और y का मान रख दिया है। ठीक है, और p का मान हमें पता चल गया। फिर प्रश्न है y² - 7y + 12 का गुणनखंड क्या होगा। तो यहाँ पे दिए गए विकल्प में से आपका आंसर नहीं दिया गया है, तो आते हैं हल पे। तो y² - 7y + 12। ठीक है, तो हमने इसको गुणनखंड कर लिया है, तो y² - 3y - 4y + 12। y हमने कॉमन लिया तो y - 3 हो गया, और फिर यहाँ -4 कॉमन लिया तो y - 3 हो गया। फिर हमने इसको कॉमन लिया यहाँ से, तो यहाँ से हमें y - 3 मिला और y - 4 मिला। ठीक है, तो y - 3 और y - 4 आपके दिए गए ऑप्शंस में नहीं है, तो आपका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए इसको। फिर आगे बढ़ते हैं, अवलोकन। आखिरी प्रश्न आपका आज का,
अवलोकन 2 3 7 9 7 1 1 9 1 6 9 का बहुलक क्या होगा? तो बहुलक में हम क्या करते हैं कि जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है वही हमारा बहुलक होता है, वही हमारा मोड होता है। ठीक है, तो अवलोकन का मोड क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ठीक है, इस प्रश्न में तो आपको सबसे ज़्यादा बार क्या आया? तो आप कहेंगे 9 आया है। ठीक है, फिर आप कहेंगे यहाँ तो 1 भी आया है, 1 आया है 3 बार, 1 आया है 3 बार, 9 आया है 3 बार। ठीक है, 1 3 बार, 9 3 बार, तो आपका आंसर 1 और 9 दोनों हो जाएगा। तो अवलोकनों का बहुलक क्या हो जाएगा? 1 भी होगा, 9 भी होगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। क्लियर है? जो जितनी बार आता है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही हमारा बहुलक होता है। और इस प्रश्न में 9 भी 3 बार आया है और 1 भी 3 बार आया है। क्लियर है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 और 9, और ऑप्शन में आंसर होना चाहिए आपका उपयुक्त में से 1 से अधिक। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, और साथ में चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें अपना सहयोग दें। और हम आपके लिए बहुत ही मेहनत से क्लासेस लेके आ रहे हैं। और साथ में डेली PIQs ज़रूर करिए। जो आपको जैसे आज हिस्ट्री पॉलिटी की क्लास दी गई है वो सब आपका रिवीजन हो रहा है। ठीक है, उसको आप मॉक टेस्ट लेके सॉल्व करिए, देखिए सॉल्व करिए, आपसे बनना नहीं बनना, फिर आप उसका एक्सप्लेनेशन देखिए, फिर उसमें आपको जो फैक्ट्स बताए जा रहे हैं आप उनको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप लोग का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।